Hello everyone, welcome to Shy Educators. In previous class, we learned about internet in detail. We learned about search engines, browsers, etc. etc. Let's not waste any further more time. Let's jump to the topic, which is your World Wide Web. We'll just briefly talk about it. Okay, before that, let's just recap where we left, okay, earlier. So we were talking about search engine facts, where we explained what is web crawler, or we can call it web spider, right? Okay. So what web crawler does, we have learned about it in detail. It's simply for trending content maker. It's also known as trending content maker. Like whatever you search, the relevant trending topic will pop up on your browser, in your YouTube or any other platform, right? इसी तरह आपका SERP है. What does it do? It's a search engine results page. Whatever you enter, it will take you a particular page. For example, you want to access your university website, you want to access the recruitment board website, okay? It will take you there. That is your SERP. And then SEO, which is trending currently, because what it does is आपका जो YouTube में relevant niche होता है, आप कुछ YouTube पे कर रहे हो, right? या किसी और प्लेटफॉर्म में, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, वहाँ पे SEO यूज़ किए जाते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ताकि आपका जो कंटेंट है वो ट्रेंडिंग में रहे, राइट? ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी बड़ी जो होती है, कंपनीज, वो गूगल को पे करती है इस चीज़ के लिए, ताकि हमारी वेबसाइट टॉप पे रहे. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग in that particular niche, in that particular area, their website will pop up in front of you before any other website. That is the work of SEO. Okay. और ये क्या करता है, एड्स जो रेलिवेंट एड्स होती हैं या रेलिवेंट टॉपिक्स होते हैं वो आपके सामने लेके आता है. ओके, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. ओके, इसी तरह आपका यूट्यूब पे, मैंने बोला था यूट्यूब भी एक सर्च इंजन है, तो उसमें भी ये चीज़ें यूज़ होती है. इसी तरह आपका SEM है, सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है, जैसे एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब पे होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये कुछ फैक्ट्स थे सर्च इंजन के रिलेटेड. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हम सर्च इंजन कंपोनेंट्स के बारे में देख रहे थे. एक तो हमने वेब क्राउलर, अब आप देख चुके हैं वेब क्राउलर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या होता है. इसी तरह आपका डेटाबेस है, जहाँ पे आपका डेटा बेस स्टोर किया होता है, और उस इन्फॉर्मेशन को आप यू एक्सेस दैट, यू वांट टू सर्च समथिंग, यू वांट टू लर्न अबाउट समथिंग, वो एक डेटाबेस में स्टोर होता है, वेयर यू एक्सेस दैट. और तीसरा कंपोनेंट क्या होता है, सर्च इंटरफेस, जहाँ पे आप इंटर करते हो वेबसाइट या नाम किसी चीज़ का या कुछ भी, ठीक है ना. वो एक इंटरफेस होता है, एक यूज़र इंटरेक्शन होती है, ठीक है. जो आपका गूगल क्रोम है वो क्या है, एक, जब आप पेज पे जाते हो वो एक यूज़र इंटरफेस ही तो है, एक यूज़र इंटरेक्शन ही तो है. ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं सर्च इंजन के. तो आज से आप याद रखोगे, एक है, वन इज़ योर वेब क्राउलर, डेटाबेस एंड सर्च इंटरफेस. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. व्हाट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब? एक वर्ल्ड वाइड वेब हम बात कर चुके हैं उसके बारे में. एक जो ब्राउज़र भी आया था, ठीक है ना. कभी कभी क्वेश्चन में अगर पूछा जाए ब्राउज़र के बारे में, फर्स्ट ब्राउज़र विच इज़ योर वर्ल्ड वाइड वेब, लेकिन वो साथ साथ लिखा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब. ये देखो, इसमें स्पेस है, इसमें स्पेस है, दैट मीन्स इट्स समथिंग एल्स. ओके, इसको दूसरा क्या कहते हैं नाम, वेब या W3, क्या कहते हैं, वेब 3 या W3, सॉरी, वेब या W3. ओके, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना. है क्या ये चीज़, ये एक सिस्टम है. क्या सिस्टम है, जिसकी वजह से हम एक्सेस कर पा रहे हैं वेब पेजेस को इंटरनेट के ज़रिए से. www कोई वेबसाइट आप डाल रहे हो या जो भी है, तो ये www किसने, इसका फाउंडर कौन है, किसने बनाया था, ये बनाया था टिम बर्नर्स ली ने. किसने बनाया था, टिम बर्नर्स ली ने, सॉरी, टिम बर्नर्स ली ने बनाया था ये. ओके, दिस इज़ योर टिम बर्नर्स ली. ओके, ये टिम बर्नर्स ली ने बनाया था, और ये तब काम कर रहा था, एक ऑर्गेनाइजेशन है आपकी CERN, ठीक है ना. इसकी फुल फॉर्म अभी इन अ मीन वाइल देखेंगे हम. तो क्या देखा आपने, जो ये www है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ दिस, हमने इंटरनेट के बारे में देखा, हमने इंटरफेसेस के बारे में देखा, हमने कंपोनेंट्स के बारे में देखा, सर्च इंजन्स के बारे में देखा, ब्राउजर्स के बारे में देखा, ठीक है ना. अब ये क्या है, जिसकी वजह से आप जैसे वेब पेज को एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है ना, एक सिस्टम ऑफ एक्सेसिंग वेब पेज थ्रू इंटरनेट. वेब पेज क्या होते हैं, HTML से बने होते हैं, ठीक है ना. ये हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है ना. अभी हम URL के बारे में डिटेल में इन अ मील वाइल हम पढ़ेंगे उसके बारे में. लेकिन फिलहाल आप क्या याद रखोगे कि जो www है ये क्या है. अगर आपको कोई पूछे www है क्या, वर्ल्ड वाइड वेब है, ये एक सिस्टम है जिसकी वजह से हम वेब पेजेस को एक्सेस कर पा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन वहाँ से ग्रैब कर पा रहे हैं थ्रू इंटरनेट. आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, यू विल एक्सेस द वेब पेज. ओके, इसका फाउंडर अगर पूछा जाए तो आपका टिम बर्नर्स ली हो जाता है, राइट. और ये काम कर रहा था CERN के साथ तब. और जो इन्वेंट किया गया है www, अगर पूछा जाए कब, 1989 में.
ओके, अब देखो जी, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है इसके लिए, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड वेब के लिए, जिसको कहते हैं W3C। ये लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था और काफ़ी बच्चों ने WWW की जगह कुछ और दिया था, ठीक है ना, W3 भी वहाँ ऑप्शन में था, ठीक है ना। अब इसके लिए जो मेन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, किसी WWW के लिए, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड वेब के लिए कौन सी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, ISO जिसको कहते हैं, ठीक है ना, वो है W3C, उसका नाम है, ठीक है। तो आपका जो W3C है, ओके, इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, दिस इज योर फुल फॉर्म फॉर W3C। पूछा जाता है, टेक दैट अंडर कंसिडरेशन। चलिए फिर, अच्छा, तो पहली जो वेबसाइट एड्रेस है वो क्या थी? ये पूरा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि ये लंबा चौड़ा एक वेबसाइट है। यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस, जस्ट रिमेंबर दिस, जो मैंने यहाँ पे स्टार बना के रखा है, info.cern.ch। ये आपका पहला फर्स्ट वेबसाइट एड्रेस था, इन केस अगर पूछा जाए तो। ओके, अब सर्न की फुल फॉर्म क्या है? यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, आई नो कि ये और ये थोड़ा तरंगी लग रहा है, बट यही है, ठीक है, आपको याद करना है। और क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन, ये पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, दैट इज़ योर फुल फॉर्म फॉर सर्न। अब देखो जी, फर्स्ट वेब पेज जो टिम बर्नर्स ली ने लाइव किया था, ठीक है ना, वो यही था जो इन्फो यहाँ पे आप देख रहे हो, info.cern.ch, ये करके एक फर्स्ट वेबसाइट एड्रेस है, ठीक है ना। ये लाइव किया गया 1991 में टिम बर्नर्स ली ने, ठीक है ना, अगस्त 16 1991 में। और ये हुआ था यहीं पे, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, सर्न पे ही हुआ था ये, ठीक है ना। इसी ऑर्गेनाइजेशन, जो ये न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन है, वहीं पे ये होस्ट किया गया था। और उस कंप्यूटर का नाम क्या था, ठीक है ना, उस कंप्यूटर का नाम था नेक्स्ट कंप्यूटर। ओके, क्या था उस कंप्यूटर का नाम? नेक्स्ट कंप्यूटर, राइट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। बाकी हम देख चुके हैं, क्या हमने देखा है? इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट, वी हैव रेड अबाउट देम इन डिटेल। ओके, फिर भी आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, इंटरनेट जो होता है एक ग्लोबल इंटरकनेक्शन होता है कंप्यूटर्स का, जो पब्लिक के लिए होता है, जो हम यूज़ कर रहे हैं। इंटरनेट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक प्राइवेट नेट होता है जहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉयज़ ही कर पाते हैं। एक्स्ट्रानेट होता है जो दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में हो, राइट। एक ऑर्गेनाइजेशन एक जगह पे है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन दूसरी जगह पे, इनके बीच में जो नेटवर्क होता है, दैट इज योर एक्स्ट्रानेट। ठीक है ना, दैट्स वाई इट्स रिटन हियर, अलाउज यूजर्स फ्रॉम आउटसाइड टू एक्सेस द इंट्रानेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। एक यूज़र यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन का है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का है, ये इस कम्युनिकेशन को, इस रिसोर्स शेयरिंग को एक्सेस कर पा रहे हैं। दैट इज़ योर डिफरेंस। ओके, इंटर मतलब बिटवीन, इंट्रा मतलब इनसाइड, एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। अब देखो जी, वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक, विच इज़ योर सरफेस वेब, डीप वेब एंड डार्क वेब। यू सी, जो हम यूज़ कर रहे हैं सरफेस वेब जिसे कहते हैं, ठीक है ना, उसके बगैर भी चीज़ें होती है। एक होता है डीप वेब, एक होता है डार्क वेब, ठीक है। ये क्या चीज़ें हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देखो, आपका गूगल है, फेसबुक है, वेबसाइट है, विकीपीडिया, ब्लॉग्स, कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो आप, यूट्यूब है, जो भी आपका सर्विस वेब पे है, कोई पेमेंट कर रहे हो आप या कुछ भी कर रहे हो, ठीक है ना। अब देखो, ये ओनली 4% बनाता है, कीप दैट अंडर कंसिडरेशन। इट मेक्स ओनली 4% ऑफ द टोटल वेब अवेलेबल। चाहे आपका सरफेस वेब है, डीप वेब है, डार्क वेब है, देखो पूरा वो तो 96% है। और जो हम यूज़ कर रहे हैं सरफेस वेब है, ठीक है, जो हम एक्सेस कर पा रहे हैं, जो हम देख पा रहे हैं, राइट, वट एवर यू आर सर्चिंग, वट एवर यू आर सीइंग, इसको कहते हैं हमारा सरफेस वेब, ठीक है। अब आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो इसे, ये आपका बड़ा सा एक आइसबर्ग है, ठीक है, ये आपका एक आइसबर्ग है जो समुद्र के नीचे छुपा हुआ है, एंड जो ऊपर से आपको दिख रहा है एक छोटा सा टुकड़ा है आइसबर्ग का, ठीक है ना, एक छोटा सा टुकड़ा है जो आपको दिख रहा है। जो भी आपको दिख रहा है, जो भी आप एक्सेस कर पा रहे हो, दैट इज़ योर सरफेस वेब। जो आप नहीं कर पा रहे हो, दैट्स योर डीप एंड डार्क वेब, ठीक है। जब ब्राउज़र्स के बारे में हम पढ़ रहे थे तब मैंने जिक्र भी किया था डीप वेब का, ठीक है ना। अभी हम डिटेल में देखते हैं इसको। ओके, अब देखो डीप वेब क्या होता है। सरफेस वेब के बारे में आप जान चुके, आपको आइडिया मिला। डीप वेब क्या होता है? देखो, कोई गवर्नमेंट रिसोर्स है जो आप एक्सेस नहीं कर पा रहे, आम पब्लिक उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे, कोई ऐसी गवर्नमेंट रिसोर्स है या कोई ऐसा एकेडमिक रिकॉर्ड है, ठीक है ना। एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है?
कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उसका एकेडमिक रिकॉर्ड आप एक आम इंसान तो नहीं देख पाएगा ना, जब तक ना उसको एक्सेस दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपका कोई प्राइवेट फर्म है, प्राइवेट नेटवर्क, हिडन विकीपीडिया, एक होता है वो विकीपीडिया जो आप एक्सेस कर पा रहे हो, दूसरा होता है हिडन विकीपीडिया जहाँ पे डेटा किसी का कोई सेंसिटिव डेटा है वो हाइड किया जाता है। क्या किया जाता है? हाइड, जो आम इंसान एक्सेस नहीं कर पाता। इसी तरह आपका नेट बैंकिंग है, नेट बैंकिंग के रिकॉर्ड्स को या जो भी है वो आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। आप सिर्फ वही एक्सेस कर पा रहे हो, जैसे आपको कोई नेट बैंकिंग में ट्रांजेक्शन करनी है, आपको एक्सेस दिया जाता है यूज़र नेम पासवर्ड, दैट इज़ वहाँ तक आप लिमिटेड हो, ठीक है। रिसर्च पेपर चाहिए किसी का, देखना है आपको, तो आपको कहाँ जाना पड़ता है, ठीक है ना, आपको जाना पड़ता है वेबसाइट्स पे। बहुत सारी ऐसी प्राइवेट वेबसाइट्स है जहाँ पे रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं। बड़े बड़े स्कॉलर जो होते हैं, पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं, उन्होंने रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए होते हैं, वो फ्री में नहीं होते हैं, आपको एक्सेस चाहिए होता है, वहाँ पे एक प्रीमियम मेंबरशिप चाहिए होता है ताकि आप रिसर्च पेपर्स को एक्सेस कर पाओ, दैट इज़ इट। इसी तरह आपका मेडिकल रिकॉर्ड, ठीक है, मेडिकल रिकॉर्ड किसी का देखना है, ठीक है ना, किसी एरिया का, उनका मेडिकल रिकॉर्ड वो सिर्फ गवर्नमेंट ही कर पाएगा, ठीक है, या जो आपका हेल्थ डिपार्टमेंट है उनके पास होगा, यू कैन नॉट एक्सेस दैट। तो दैट इज़ योर डीप वेब, नाउ यू गॉट एन आइडिया, ठीक है। उसके नीचे जो होता है वो हिडन होता है, देखो उसको कहते हैं डार्क वेब। क्या कहते हैं? डार्क वेब। ये आपका डीप वेब और ये आपका डार्क वेब। इसको डार्क वेब क्यों कहते हैं? देखो, यहाँ पे सारी इलीगल एक्टिविटीज़ होती है क्योंकि यहाँ पे ट्रेस नहीं होता कुछ भी, ठीक है। या ऐसा समझ लो आप एक डिसेंट्रलाइज्ड है, लेकिन अगर पकड़े गए करते हुए तो जेल भी जा सकती है। यहाँ पे ड्रग्स, ट्रैफिकिंग, अनोनिमस एटसेट्रा जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पे होती है। टॉर ब्राउज़र के बारे में हमने जाना है, वो यहाँ पे यूज़ होता है। इलीगल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। अगर आपको एक्सेस करनी है इलीगल इन्फॉर्मेशन, आपको डार्क वेब में जाना पड़ेगा, और उस डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए आपको स्पेशल एक ब्राउज़र चाहिए होता है। आपका गूगल क्रोम नहीं कर पाएगा, एक स्पेशल वीपीएन होगा आपका, ठीक है ना, एक स्पेशल ब्राउज़र होना चाहिए जिसको ऑनियन राउटिंग कहते हैं, ठीक है, हम इस बारे में जान चुके हैं, ठीक है। तो उस डार्क वेब को आप तब एक्सेस कर पाओगे, तमाम इलीगल एक्टिविटीज़, इलीगल वीडियोज़ जो होते हैं आपके, वो वहाँ पे होंगे, ठीक है ना। इलीगल स्टेप जितना भी है जो सरफेस वेब, डीप वेब पे अवेलेबल नहीं है, वो वहाँ पे अवेलेबल होगा, ठीक है ना। ओके, तो हैकर वैकर जो भी होते हैं वो यहीं से ब्लैकमेलिंग या जो ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं या बाकी इलीगल एक्टिविटीज़ होते हैं, माफिया लोग, वो डार्क वेब का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, सरफेस वेब, अब देखो क्या है, एवरीथिंग यू सी कंप्राइजेस 4%, कितना? 4% है हमारे लिए, फॉर इंटायर नेट जितना भी अवेलेबल है। गूगल होगा, बिंग होगा, याहू होगा, फेसबुक, यूट्यूब, विकी, रेगुलर ब्लॉगिंग, ठीक है। डीप वेब क्या है? ये एक पार्ट ऑफ इंटरनेट है जो नॉट फुली एक्सेसिबल। आप पार्ट, मैंने बोला ना आपको यूज़र नेम मिलेगा नेट बैंकिंग में, पार्टली एक्सेसिबल होगा, फुली नहीं होगा, ठीक है ना। एक स्टैंडर्ड सर्च इंजन चाहिए होता है इसके लिए भी, ठीक है। जैसे पेज इज़ नॉट इंडेक्सेस, यहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं होती है, ठीक है ना। इंडेक्सिंग क्या होती है? आप कुछ सर्च कर पाते हो, फट से जो ट्रेंडिंग में होता है उस टॉपिक के रिलेटेड, उस नीश के रिलेटेड, वो सामने आ जाता है। यहाँ ऐसा नहीं होता डीप वेब में, ठीक है। फ्री फॉर सर्विस, ठीक है ना, जैसे नेटफ्लिक्स, ठीक है ना, फ्री फॉर सर्विस नेटफ्लिक्स। अब मुझे बताओ, नेटफ्लिक्स में भी आपको प्रीमियम मेंबरशिप चाहिए होती है ना, आप एक्सेस ऐसे नहीं कर पाते हो उसके डेटा को, ठीक है। इसी तरह प्राइवेट डेटाबेस कोई होता है, ठीक है ना, जैसे ड्रॉप बॉक्स में कोई प्राइवेट किसी ने कुछ फाइल डाली है, ड्रॉप बॉक्स समझते हो ना, एक क्लाउड स्टोरेज है, ठीक है ना, जैसे आपका गूगल ड्राइव है, बाकी चीज़ें वहाँ पे आप स्टोर कर पाते हो। गूगल फोटोज़ में फ़ोटो कोई और एक्सेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इस तरह आपका पेपल है जिससे ट्रांजेक्शन्स होती है। इसी तरह आपका डार्क वेब वगैरह इसको कहते हैं, ठीक है। अब डार्क वेब क्या है? इनक्रिप्टेड ऑनलाइन कंटेंट, टॉर ब्राउज़र की ज़रूरत होती है क्योंकि ये सारा इनक्रिप्टेड ही होता है, इसको आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसके लिए डिक्रिप्शन टूल्स लगते हैं, टेक्निकलिटी लगती है, ठीक है। इसमें देखो जी, रैंसमवेयर, राइट। रैंसमवेयर क्या होता है? जैसे कि कोई आपका कंप्यूटर हैक करता है, आपकी सर्विसेज को रोक लेता है, ठीक है ना। आप कोई एप्लीकेशन या कहीं पे आपके कंप्यूटर में कोई वायरस आता है, वो आपके कंप्यूटर को हैक करके बोलता है आप मुझे पैसा दो, मैं आपके कंप्यूटर को अनलॉक करूँगा या मैं आपकी फाइल्स को वापस कर दूंगा, ठीक है ना। इसी तरह वहाँ पे आप पैसा कैसे करोगे? बिटकॉइन में ही ज़्यादातर डार्क वेब में डील होता है, बिकॉज बिटकॉइन आप ट्रेस नहीं कर पाते, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी सिस्टम होता है। इट्स अनदर टॉपिक, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप इतना याद रखो। इसी तरह आपका फ्रॉड एटसेट्रा इसमें आ जाएगा। अब हम बात करते हैं यूआरएल के बारे में। आपने देखा होगा जब आप वेबसाइट विजिट करते हैं, ऐसे लिख के ऊपर एड्रेस बार में आता है https www. अगर आप गूगल की वेबसाइट विजिट करते हो या कोई भी वेबसाइट विजिट करते हो, राइट, कोई शॉपिंग वेबसाइट हो
या कोई ऐसा पर्टिकुलर वेबसाइट हो, ठीक है ना, वहाँ पे ऐसे लिख के आता है, ठीक है, डोमेन नेम आपका होता है, बाकी चीज़ें होती है, इसको यूआरएल कहते हैं, राइट। ठीक है, और लेट्स डाइव इनटू इट। यूआरएल होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, फुल फॉर्म पूछी गई है। ओके, अब इसका ब्रेक डाउन करके देख लेते हैं। अब देखो जी, ये आपका HTTPS है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ये आपका HTTPS है, ठीक है। ये एक प्रोटोकॉल है जिसकी फुल फॉर्म क्या है, इससे पहले हम बात कर चुके हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। एक होता है HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एक होता है HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। उसके बाद www आता है, www आता है, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसके बारे में हम जान चुके हैं ये कहाँ से आया। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सब डोमेन। क्या कहते हैं, सब डोमेन। एंड देन कम्स योर डोमेन नेम, जो आप जहाँ विजिट करना चाहते हैं, नेटफ्लिक्स, ओके, योर रेडिट, या कोई न्यूज़ चैनल, या कुछ भी, ठीक है ना, जहाँ पे भी आप वेबसाइट पे विजिट करना चाहते हैं, वो आपका वेबसाइट का डोमेन नेम होता है। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ गूगल लिखा है, हम गूगल में जाना चाहते हैं, वहाँ पे कुछ देखना चाहते हैं, तो पहले हम गूगल में विजिट करेंगे, वो जो गूगल यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पे इसको कहते हैं डोमेन नेम। फिर ये .com क्या होता है, इसको टॉप लेवल डोमेन कहते हैं, टॉप लेवल, जैसे .org, .com, .net, .nic, .inc, ऐसे ऐसे करके ये कुछ डोमेन टॉप लेवल डोमेन नेम्स होते हैं। कौन से, .com है आपका, ठीक है, .net है आपका, .nic है आपका, .org है आपका, ठीक है ना, .inc है आपका, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं, ठीक है ना। ओके, अब इनका पर्पस हम नेक्स्ट लेक्चर में भी देखेंगे, अगर आज टाइम मिला तो आज भी। .com किस जगह पे लगाया जाता है, org जो ऑर्गेनाइजेशन, ये गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे लगाया जाता है। इसी तरह NIC है, ये भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के रिलेटेड है, कैसे क्यों NIC यूज़ किया जाता है। .net क्या होता है, .inc, एक होता है .com, दूसरा होता है .in जो इंडिया के लिए वेबसाइट्स होती है। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिलहाल जो एग्ज़ाम के लिए फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है, लेट्स ओनली फोकस ऑन दैट जो पूछा गया है। ओके, ठीक है ना। पहले हम इसका यूआरएल का कंपोनेंट देखेंगे, जो हमने ऊपर देखा, फिर भी रिपीट करते हैं। प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, जिसको HTTP कहते हैं, ठीक है ना, HTTPS कहते हैं। ओके, रिसोर्स नेम example.com, जैसे मैंने कहा था google.com, netflix.com, anything.com, ठीक है ना, जहाँ पे भी आप विजिट करना चाहते हो, उसको रिसोर्स नेम भी बोलते हैं, डोमेन नेम भी बोलते हैं, राइट। ओके, अब मैंने क्या कहा था, URL जितना ही नहीं है, एक अम्ब्रेला है जिसको कहते हैं URI, जिसके अंडर URL और आपका URN आता है, ठीक है। URI क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, ये आपको याद रखना है, क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, राइट, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ये एक अम्ब्रेला है, ठीक है ना। अम्ब्रेला क्या होती है, जिसके अंडर काफ़ी चीज़ें होती है, आप भी हो, ठीक है, आपने कपड़े पहने, आपके जूते हैं। इसी तरह आप एक इमेजिन करो, URI के अंडर URL और URN है, अंडर भी नहीं कह सकते, इन दोनों को मिला के URI कहते हैं इसको। टोटल जो भी वेबसाइट एड्रेस होता है, आपने कभी नोटिस किया होगा, वो बड़ा लंबा चौड़ा होता है। अभी सामने एक एग्जाम्पल में दिखाऊंगा, ठीक है ना। URI क्या होता है, URL और URN से मिल के बना होता है। कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, URL के बारे में आप जान चुके हो, उसका ब्रेक डाउन आप जान चुके हो, ठीक है। अब देखो, URL देखा हमने, क्या है ये एक एड्रेस है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला था, जब आप वेबसाइट विजिट करते हो, उसका आप एड्रेस डालते हो, फिर वहाँ पे जनरेट होता है URL, और वो आपको लेके जाता है उस लोकेशन पे। URN क्या होता है, URN है यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम, ठीक है ना। ये उस चीज़ का नाम है, किस चीज़ का, जहाँ पे आप विजिट करना चाहते हो, ठीक है। डिफरेंस क्या है, आई विल शो यू इन अ मीन वाइल, ठीक है। फिलहाल आप इतना याद रखो, ये जो है, ये HTTPS, आप विकीपीडिया विजिट करना चाहते हो, .org, विकी, ठीक है ना, यहाँ तक आपने देखा, क्या देखा आपने, ब्रेक डाउन, इसको क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल। ये क्या आपका सब डोमेन, टॉप लेवल डोमेन, ठीक है ना। अब उसके बाद स्लैश करके फिर से विकी, स्लैश करके यूनिफॉर्म अंडरस्कोर रिसोर्स आइडेंटिफायर, हैश टैग करके एग्जाम्पल्स जो भी है आपको मतलब सर्च करना है, नाम है। फॉर एग्जाम्पल आप विकीपीडिया पे कुछ देखना चाहते हो रिगार्डिंग बारक ओबामा, ठीक है, उसका यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। अब देखो कैसे,
ये जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक, इसको कहेंगे हम URI, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। और यहाँ तक हमने देखा, ये जो है इसको कहेंगे हम URL। क्या कहेंगे? URL। ऊपर हमने यहाँ तक ब्रेकडाउन देखा था। अगर आप URL अच्छे से देखोगे जब आप विजिट करोगे किसी भी वेबसाइट पे, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें भी साथ होती है। कौन सी सारी चीज़ें? ये सारी चीज़ें भी साथ होती हैं, ठीक है। अब इस सब को URI कहते हैं। ये जो एंड वाला है जहाँ पे आप विजिट करना चाहते हो उसका नाम है, ठीक है ना, इसको कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। इन दोनों को मिला के, ये प्लस ये, इन दोनों को मिला के क्या कहेंगे? URI, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। इस सबको, ये है आपका URL, URI, URN। ज़्यादातर फुल फॉर्म पूछी जाती है और ये बताया जाता है कि क्या है, डिफरेंस क्या है, ठीक है। पहले हम टेबल देख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो जी, URI क्या है? ये एक जनरल कंसेप्ट है जिसके अंडर आपका URL और URN आता है। क्या आता है? URL और URN आता है, ठीक है। इन दोनों से मिलके URI बनता है। ये एक जनरल कंसेप्ट है। URL क्या है? एक तो लोकेशन देता है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर नाम है तो लोकेशन देगा, और एक्सेस देगा उस पर्टिकुलर वेबसाइट का जहाँ पे आप विजिट करना चाहते हो, उस पर्टिकुलर डेटा का, उस पर्टिकुलर पेज का। URN क्या होता है? ये सिर्फ और सिर्फ नाम देता है, इसके पास लोकेशन नहीं होती है कि वो कहाँ पे है, लेकिन URL के पास लोकेशन भी होती है। अब URI क्या है? ये आपको बोलता है कि रिसोर्स, ठीक है ना। URL क्या है? कहाँ है, ठीक है ना, क्या है और कैसे है, ठीक है ना, व्हाट, वेयर एंड हाउ। URN क्या देता है? व्हाट ओनली, कि भाई क्या है ये, किसके बारे में आप जानना चाहते हो, उसका नाम और वो क्या है, बस दैट इज इट। URL क्या कहते हैं? वो कहाँ है, क्या है, कैसे है। URI क्या कहते हैं? व्हाट द रिसोर्स इज, क्या है ये, कौन सी रिसोर्स है, ठीक है ना। अब देखो, डायरेक्टली एक्सेस करते हो URI को? मे बी कर सकते हो। URL और URN हमेशा, देखो URL जो है ये आप एक्सेस कर सकते हो, URN आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। अब इसका क्या काम है? देखो, जब आप रैंडमली कभी कुछ लिखते हो, नेटफ्लिक्स या कुछ भी, ठीक है ना, मैं नेटफ्लिक्स के पीछे पड़ा हूँ, कोई भी विकीपीडिया पे कोई टॉपिक देखना है आपको वगैरह, अगर आप बराबर विकीपीडिया पे देखना चाहते हो, आपको प्रॉपर एक URL डालना पड़ेगा, ठीक है ना, उसका लोकेटर डालना पड़ेगा कि मुझे फलानी विकीपीडिया वेबसाइट पे ही ये देखना है, चैट GPT पे देखना है, मेटा पे देखना है, कहीं पे भी आपको देखना है, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप क्या डालोगे? URL डालोगे बराबर से, ठीक है ना। इसी तरह आपका URI है, ठीक है ना, ये जब जनरेट होगा, जब आप ये URL डालोगे, आपका प्रॉपर URI इन दोनों का मिला के URI जनरेट होगा। क्या होगा? URI जनरेट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, अच्छा, ये भी आपका पूछा जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP की फुल फॉर्म। ISP क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सबसे पहले इंडिया में कौन था? VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। 14 अगस्त 1995 में आया था, ये आपको याद रखना है। इसी तरह आपका फर्स्ट ISP दुनिया में टेलीनेट ने शुरू किया था, ठीक है ना। अब मुझे बताओ आप, यहाँ पे कितने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर करंटली है? बहुत सारे हैं, ठीक है ना। BSNL है, एयरटेल है, आपका जियो है, आपका VI है। बहुत सारे आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है जो आपको इंटरनेट सर्विस देते हैं, उनको कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, राइट। ओके, एक और कंसेप्ट आता है आपका कुकीज़। आपने देखा होगा जब आप वेबसाइट पे विजिट करते हो, वहाँ वहाँ पे आपकी दो ऑप्शंस आती है, एक्सेप्ट कुकीज़, एक्सेप्ट कुकीज़, रिजेक्ट ऑल या मैनेज, ठीक है ना। हम ऐसे ही, हमें जल्दी होती है, हम या तो एक्सेप्ट कर लेते हैं या तो मैनेज करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। रिजेक्ट करेंगे तो कोई कोई वेबसाइट हमें बिल्कुल भी एक्सेस नहीं देता है, राइट। तो ये कुकीज़ क्या होती है? ये एक फॉर्म ऑफ टेक्स्ट फाइल होती है, बहुत ही स्मॉल साइज होता है इनका, ये टेक्स्ट फाइल्स होती है। ये कभी कभी क्वेश्चन आता है, व्हाट आर कुकीज़? कुकीज़ आर टेक्स्ट फाइल्स जो आपके ब्राउज़र में सेव होती है, ठीक है ना। ब्राउज़र को दूसरा नाम कभी कभी क्लाइंट के नाम से भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है ना। वो आपके क्लाइंट में सेव होती है, ब्राउज़र में सेव होती है। ये कौन हमें बेचता है ये कुकीज़? ये सर्वर आपको बेचता है, ठीक है ना। हर एक वेबसाइट का अपना सर्वर होता है, वहाँ से आपको ये कुकीज़ मिलती है, ठीक है ना। अब वेब सर्वर्स जो सेंड करते हैं, कहाँ करते हैं? उस ब्राउज़र से, उस ब्राउज़र को ही सेंड करेंगे ना जिस ब्राउज़र से आप एक्सेस कर रहे हो, ठीक है ना। अब जो ये कुकीज़ है, ये कुकीज़ सर्वर को भी वापस जाती है। अब देखो कैसे, सर्वर से आपको कुकीज़ मिली,
आपसे सर्वर को वापस जाती है ईच टाइम योर ब्राउजर रिक्वेस्ट अ न्यू पेज, जब जब आप उस पेज पे विजिट करते हो या किसी नए पेज पे विजिट करते हो। अब कहते हैं कि बुक्स में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि कुकीज़ की नेगेटिविटी है, ठीक है ना, इसके बारे में कहीं गलत नहीं लिखा होगा, बट मैं आपको बता दूं कि कुकीज़ चलो माना अच्छी बात है, ठीक है ना, मतलब वेबसाइट को याद रहता है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपके ऑनलाइन हैबिट्स क्या है, आप क्या देखना चाहते हो। ओके गुड, आपकी पर्सनलाइजेशन एक हिसाब से बनती है, बट ये गलत भी है। कैसे बताओ? ये आपका डेटा लेती है। चलो, बंदे को अभी वॉशिंग मशीन में इंटरेस्ट है, बंदे में अभी फलानी शर्ट टी शर्ट खरीदने हैं, जूता कोई ख़रीदना है, वो सारा डेटा जाएगा फलाना फलाना वेबसाइट पे और आपके वो एड्स पॉपअप होंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपका डेटा, व्हाट इज़ योर ऑनलाइन हैबिट, व्हाट इज़ योर प्रेफरेंस, ये सब इनके पास चला जाता है, ठीक है। तो ये कभी नहीं लिखा होगा आपकी बुक में कि कुकीज़ और बैड, कुकीज़ और दिस, कुकीज़ और दैट, को लिखा होगा ये बहुत अच्छी चीज़ है हर जगह। तो ये मैं आपको बोल रहा हूँ, तो चूज़ योर प्रेफरेंसेस वाइजली। जब आप कुकीज़, जब आप वेबसाइट पे विजिट करते हो, वहाँ पे कुकीज़ जो होती है उनको मैनेज करके एक्सेप्ट किया करो, जो जो ज़रूरी है वेबसाइट के लिए वही, ठीक है। हो सके तो ना ही करो, राइट। हो गई कुकीज़ की बात। अब कुकीज़ को हम अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ कुकीज़ आपके लिए हार्मफुल भी हो सकती है। जैसे आपकी कुकीज़ में एक तो आती है थर्ड पार्टी कुकीज़, आपने देखा होगा, ठीक है ना। ये हम डिटेल में डिस्कस करने वाले। फिलहाल आपको कुकीज़ में कितना याद रखना है कि ये एक टेक्स्ट फाइल होती है, बहुत ही छोटी टेक्स्ट फाइल होती है, स्मॉल साइज़ की। ये ब्राउज़र में स्टोर होती है, सर्वर हमको सेंड करता है और हमारे से सर्वर को भी सेंड हो सकती है, दैट इज़ इट। और कुकीज़ का काम क्या होता है? ये आपकी प्रेफरेंस और ऑनलाइन हैबिट्स को ट्रैक करके रिमेंबर करती है कि आप पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करते हो। ओके, नेटिकेट। नेटिकेट देखो, आपने एटिकेट सुना होगा, एथिक्स, एटिकेट, तरीका, उठने बैठने का, बात करने का, तमीज़, बाकी चीज़ें। इसी तरह नेटिकेट एक वर्ड सरफेस हो रहा है, ठीक है ना। नेटिकेट को अलग अलग करो, एक तो होता है नेट, मतलब नेटवर्क पे एटिकेट आपका है, ठीक है। इंटरनेट एटिकेट इसको कह सकते हैं। कौन? सिटीजन्स जो सिटी में रहते हैं, नेटिजन्स जो नेट पे चिल्लाते रहते हैं, विकीपीडिया, सॉरी, इस पे ट्विटर पे, जिसका नाम अब एक्स हो गया है, राइट। शुड यूज़ इंटरनेट रिस्पॉन्सिबली। अब देखो, हमारे इंडिया में आईटी एक्ट है 2000, उसके बाद वो अमेंड होकर 2008 2020, ठीक है ना। ये आपको पॉलिटी में डिटेल में आपके जो कंसर्न होंगे वो पढ़ाएंगे। फिलहाल आप इतना याद रखो कि आईटी एक्ट में, ठीक है ना, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कुछ चीज़ें ऑनलाइन कर सकते हो, कुछ चीज़ें नहीं कर सकते हो, क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, ये प्रॉपरली वहाँ पे समझाया गया है, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं नेटिकेट, इंटरनेट एटिकेट। और ये कौन किन पे लागू होता है? नेटिजन्स पे, ठीक है ना। आईटी एक्ट आप डिटेल में पढ़ लेना। ओके, और एक कंसेप्ट आता है पर्सनल असिस्टेंस, या जिसको कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंस। ये क्या है? जैसे एप्पल का वर्चुअल असिस्टेंस, हमने इसके ऊपर एक वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी लेक्चर बनाया है। इफ़ यू वांट टू चेक दैट आउट, गो चेक इट आउट इन माय प्लेलिस्ट। बट फिर भी यहाँ पे हम सिर्फ असिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमने वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी की डिफरेंस बताई थी। वर्चुअल असिस्टेंट आपके फ़ोन में होता है, जैसे गूगल असिस्टेंट है। एप्पल का क्या है? सिरी, जिनके पास एप्पल फ़ोन उनको पता होगा, हे सिरी ऐसा करो वैसा करो, ये 2011 में आया था, वो कर लेता है, ठीक है ना। इसी तरह गूगल का गूगल नाउ था 2012 में, फिर गूगल असिस्टेंट 2016 में वो चेंज हुआ। अब ये दोनों नहीं रहे, अब उन्होंने नया लेके आ गए जेमिनाई। क्या लेके आए? जेमिनाई। ये एआई इंटीग्रेटेड है। क्या है एआई? इसमें एआई भी है, ये आपके बहुत सारे काम अच्छे से कर सकता है, ठीक है ना। एक तो असिस्टेंट भी, एज ए असिस्टेंट भी काम करेगा, और दूसरा आपके काम भी ईजी करेगा जो भी आप करना चाहते हो, ठीक है। तो ये कुछ वर्चुअल असिस्टेंट्स या पर्सनल असिस्टेंट्स इनको कहते हैं, ठीक है ना। ब्लैकबेरी का क्या था? ब्लैकबेरी असिस्टेंट 2013 में। इसी तरह अमेजॉन वर्चुअल, सबको पता होगा, एलेक्सा 2014 में आया था। माइक्रोसॉफ्ट का कोटाना था 2014 में, जिनके पास लैपटॉप होता 2014 में उनको पता है कोटाना को। तब हम कमांड देते थे, ठीक है ना, कंट्रोल C करके, और वो हमें वहाँ से बोलता था बताओ क्या चाहिए आपको। अब वो चेंज हो गया, वो ख़त्म हो गया 2021 में, आई गेस, ठीक है ना, 2021 में, जहाँ तक मुझे डेटा मिला, ठीक है ना। अब को पायलट है, को पायलट की ऐसा करके कुछ एक सिंबल है, ठीक है ना, पिंक एंड ग्रीन कलर का, आपके लैपटॉप में वो ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, ठीक है ना। अब आजकल फ़ोन्स में भी आने लगा है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने इनके साथ टाई अप किया है, ठीक है ना। ये है आपके को पायलट, ठीक है। ये भी एआई इंटीग्रेटेड है,
ये आपके वर्चुअल असिस्टेंट। देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें आपको एप्पल का सबको पता हो है, तो अगर पूछा भी जाएगा तो सीरी सब टिक करके आएंगे। गूगल का अलग अलग डेट का याद रखना है, गूगल नाउ था, फिर गूगल असिस्टेंट चेंज हुआ। आजकल का ये इंपॉर्टेंट बनता है, क्या है आज का है आपका जेमिनाई। इसी तरह ब्लैकबेरी छोड़ो, ये 2013 की बात है, उसके बाद ब्लैकबेरी का ऐसा कोई डिवाइस आया नहीं, ठीक है ना। अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट का याद रखना है, एलेक्सा सबको पता होगा। माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट, ये इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है, पहले कोटाना था फिर को पायलट। फेसबुक का क्या है, फेसबुक एम 2015 में था, ठीक है ना, अब तो मेटा वेटा आ गया है फेसबुक का, ठीक है। इसी तरह सैमसंग, ठीक है ना, मेटा यहाँ पे लिखो। इसी तरह सैमसंग, सैमसंग का क्या है, बिक्सबी, 2017 में आया था। सैमसंग फ़ोन जिनके पास होगा, हाई बिक्सबी करके एक बटन जब आप प्रेस करते हो वहाँ पे बिक्सबी पॉपअप होता है। अब देखो मार्क जकरबर्ग के बारे में मैंने आपको बोला था, उसके घर में एक असिस्टेंट लगा है जारविस। ये पूछा जा सकता है होम एआई सिस्टम है, जैसे टर्न ऑफ द लाइट्स, टर्न ऑन द लाइट्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। यहाँ तक एआई वर्चुअल असिस्टेंट्स पहुँच चुकी है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, वी आर डन विद द वर्चुअल असिस्टेंट्स। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वीओआईपी। देखो जी, आपने देखा होगा वोल्टी लिख के होता है आपके फ़ोन के राइट साइड कॉर्नर पे टॉप पे, वो क्या चीज़ होती है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसको वीओआईपी भी कहते हैं, ठीक है ना, वीओआईपी भी कहते हैं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, एलटीई। ओके, इसको आईपी टेलीफोनी भी कहते हैं, क्योंकि ये इंटरनेट के थ्रू कॉल आपकी प्लेस होती है, ठीक है। किसके लिए यूज़ किया जाता है, ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी। ये एनालॉग वॉइस सिग्नल को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर लेता है। जब कॉल किया होगा आपको, वहाँ पे लिख के होता है एचडी वॉइस, एचडी कॉल। वो क्या चीज़ होती है, वो वही होती है, आपकी एनालॉग वॉइस सिग्नल को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट किया जाता है, तो वो हाई डेफिनेशन डेटा बन जाता है, ठीक है ना। एचडी, जैसे व्हाट्सएप कॉलिंग पे पहले पहले बहुत क्वालिटी ख़राब होती थी, अब एचडी कॉलिंग वहाँ से भी होती है, तो वहाँ से भी कॉल होती है, ठीक है ना। ये आईपी टेक्नोलॉजी के थ्रू पॉसिबल हुआ। अभी नॉर्मल डायलर जो होता है आपके फ़ोन का, वहाँ से भी कॉल होती है थ्रू आईपी, वीडियो कॉल होती है, बाकी चीज़ें होती है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए वीओआईपी क्या होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वोल्टी क्या होता है, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। ये आईपी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। इसका क्या काम है, एनालॉग वॉइस सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने ना, दैट इज इट, जैसे कि आपका व्हाट्सएप कॉलिंग है। इसी तरह वोल्टी, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। ओके, सो वी आर डन विद द इंटरनेट। इसके बाद हमें मालवेयर के बारे में पढ़ना है, एंटी वायरसेस, वायरसेस के बारे में पढ़ना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मालवेयर है, राइट। कहाँ से आया है मालवेयर, कैसे आया, सबसे पहले कौन था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मालवेयर है, रैंसमवेयर है, बाकी सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।